हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ DSSB PRT पार्ट बी के NIOS कंटेंट को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं और DSSB PRT के एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल किया है तो ये कंटेंट आपको पार्ट बी के जो NCTE के करिकुलम यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि पार्ट बी के सिलेबस में उसके NIOS के कंटेंट को कवर करने में आपका हेल्प करेगी। और यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो ये है आप लोगों का डे 2, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि पूर्व स्वतंत्रता काल में किस तरीके से शिक्षा में सुधार हुआ, कौन कौन सी कमेटी आई, किस किस कमेटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ। और अगर आपको ये सेशन यहाँ पे पसंद आता है तो इससे पहले वाला सेशन आप डेफिनेटली देखिएगा, क्योंकि सारी चीजें अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आप लोगों की चीजें जो है वो कनेक्ट होंगी। और ये जो सेशन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी इन फ्यूचर, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस होंगी। और इन सेशंस के थ्रू मैं आप लोगों के सिलेबस को टाइम से कवर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और यहाँ पे NIOS DLED की जो किताब है वो काफी बल्कि लग रही है पढ़ने में, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का कंप्लीट कंटेंट जो है दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो आप लोगों का आज का सेशन होने वाला है ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे है। तो सबसे पहले तो हम लास्ट सेशन के थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे एक बार रिकॉल करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एंशिएंट पीरियड डिस्कस किया था, और जो एंशिएंट पीरियड डिस्कस किया था उसमें हमने गुरुकुल सिस्टम देखा था कि उस समय गुरुकुल सिस्टम चलता था कि गुरु होते थे और गुरु अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा देते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता के पहले कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखी गई। तो यहाँ पर देखेंगे कि चर्च में यहाँ पे पढ़ाई जाती थी चीजों को, इसके अलावा मंदिरों में चीजें जो है पढ़ाया जाता था और मदरसों में पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग करते थे, तो चर्च जो थे खास करके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे शिक्षा जो है बच्चों को देते थे। और यहाँ पे मंदिरों में संस्कृत यानी कि देखिए वेदों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता था, तो इस हिसाब से संस्कृत में यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। और जो मदरसे थे वो किस तरीके से चलते थे, वे फारसी और अरबी भाषा पे यहाँ पे चलते थे। अब साथ ही साथ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अलग अलग एक्ट आपके सामने आए, जिसमें सबसे पहला एक्ट आया चार्टर्ड एक्ट 1813, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहली ऐसी एक्ट माना जाता है, पहला ऐसा एक्ट माना जाता है जिसमें राज्य प्रणाली की बात की गई है, शिक्षा के राज्य प्रणाली यानी कि स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चार्टेड है ये क्या है, चार्टेड बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया था, और ये हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था, यानी कि किस तरीके से हम रिफॉर्म करेंगे चीजें, इस तरीके से ये तैयार किया जाता। तो ये चार्टेड किसके द्वारा तैयार किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले ये कंपनी हमारे भारत में आई थी, तो ये चार्टेड तैयार करती थी और हर 20 साल में इसको रिन्यू करती थी। और कहीं ना कहीं जो लिटरेचर है उसको यहाँ पे रिवाइवल करने के लिए, इसका पुनर्जन्म करने के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए हर वर्ष यानी कि एवरी ईयर जो है इस पर स्पेंड किए जाते थे। हर साल लिटरेचर के लिए 1 लाख रुपए इसमें स्पेंड किए जाते थे, इस चार्टर के अंदर बताया गया है। और ये जो 1 लाख रुपए है ये अरेंज कौन करता था, ये अरेंज करती थी क्वीन। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे याद करने के लिए, कि चार्टर्ड एक्ट सबसे पहले तो कब आया, ये 1813 में आया। साथ ही साथ ये जो चार्टर्ड है कितने साल में रिन्यू किया जाता था, ये 20 साल में, हर 20 साल में रिन्यू किया जाता था। और लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए कितने रुपए खर्च किए जाते थे, 1 लाख रुपए खर्च होते थे हर साल। और ये जो 1 लाख रुपए है ये अरेंज कौन करती थी, ये क्वीन द्वारा अरेंज किया जाता था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को आगे डिस्कस करना है मैकले मिंट के बारे में। अब ये मैकाले मिंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब से कब तक चला था, 1834 से लेकर 1835 तक यहाँ पे चला था। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, तो सबसे पहले इनके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक, तो ये हमें पता होना चाहिए।
और इन्होंने एक मोमेंटम इशू किया था। कब किया था? जनवरी 1835 में इन्होंने मोमेंटम यहाँ पे इशू किया। और इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बोला? इन्होंने ये बोला, इन्होंने कुछ चीजें रिजेक्ट की यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में चर्च में इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, मंदिरों में संस्कृत में, मदरसों में यहाँ पे अरबी और फारसी भाषाओं में पढ़ाया जाता था। बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? यहाँ पर इन्होंने अस्वीकार किया, इन्होंने रिजेक्ट किया किसको? अरबी और संस्कृत भाषा को। और इन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर अंग्रेजी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ इन्होंने एक डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी, जिसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई, या फिर डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है इसके अंदर क्या बोला गया। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि हम सभी को नहीं पढ़ा सकते। सिंपल सी बात है कि जो एक तरीके से अगर हम पूरा का पूरा समाज देखें तो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, इस तरीके से डिवाइड है। और इनफैक्ट पहले के समय में तो इस चीज को ज्यादा देखा जाता था। तो यहाँ पर डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन्होंने ये बोला कि हम सभी वर्ग को नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे उच्च वर्ग को, हाई क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। और उसके बाद ये जो हाई क्लास के बच्चे हैं ये निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये है आपके डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि मैकाले मिनेट के द्वारा यहाँ पे, मतलब मैकाले द्वारा ये दी गई थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर जनरल कौन रहे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर इनका मेन रिजेक्शन किस चीज को लेकर था? इन्होंने अरबी और संस्कृत भाषा को रिजेक्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में क्या है कि हम सभी को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके बाद जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो फिर वो निम्न वर्ग यानी कि लोअर कास्ट के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया। और इनका एक कोटेशन है जो कि काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके एक तरीके से सामने आया, हाईलाइट हुआ। कि इन्होंने क्या बोला कि भारतीय शिक्षा को लेकर उन्होंने बोला कि अगर हम कोई एक सिंगल शेल्फ ले आए, सिंगल एक अलमारी ले आए, यानी कि किसकी? एक तरीके से गुड एजुकेशन, सॉरी, गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की, तो वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे भारत को शिक्षित करने के लिए वर्थ इनफ होगी। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया अरबी और संस्कृत भाषा को, तो इन्होंने कहा कि एक अच्छी लाइब्रेरी से एक सिंगल शेल्फ भी लाया जाए, जो कि अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की कोई बुक्स हो, तो उनका जो कंटेंट होगा वो वर्थ इनफ होगा पूरे के पूरे भारत को शिक्षित करने के लिए। तो इन्होंने ये बात बोली थी। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन सब चीजों में क्या क्या याद रखना है? एंशिएंट पीरियड में किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी? गुरुकुल सिस्टम था। चर्च में क्या पढ़ाया जाता था? कौन सी लैंग्वेज उससे पढ़ाया जाता था? मंदिरों में, मदरसों में किस तरीके से पढ़ाया जाता था? चार्टर्ड एक्ट दो, ये जो 1813 है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? मैकाले मिनट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? और इस थ्योरी के अंदर क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसके आगे का कंटेंट आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि ये सारे टॉपिक हमारे टाइमली कवर हो। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, और अब हम डिस्कस करेंगे वुड डिस्पैच के बारे में। और इसको स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर आप अलग से वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ऑलरेडी इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो वुड डिस्पैच था ये कब आया था? ये 1854 में आया था। और इसको हमारी पूरी भारतीय शिक्षा का मग्नकर्ता यहाँ पे माना जाता है। प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग कमिटी के नाम यहाँ पे दिए गए थे और ये पूछा गया था इनमें से किसको मग्नकर्ता यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन में करेक्ट आंसर था वुड डिस्पैच। अब देखिए, इसके जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। और साथ ही साथ ये जो वुड डिस्पैच आया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका एम क्या था? तो देखिए, इसका जो मेन एम ये था कि हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जो लोक सेवाएं होती हैं, उसको एक अलग से वर्ग बनाने का, एक अलग से इसका एक पर्टिकुलर क्लास बनाने
की बात यहाँ पे की गई थी कि हमें लोक सेवाओं के एक वर्ग का यहाँ पे क्या करना है, निर्माण करना है। हमें यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं वे यहाँ पे प्रोवाइड करनी, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे बनाने हैं अलग अलग लेवल के, जो कि हम लोगों की ग्रोथ के लिए यहाँ पे काम करें। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि अगर आप प्राथमिक शिक्षा देते हो या हायर एजुकेशन देते हो या कॉलेज एजुकेशन देते हो तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जैसे कि स्टार्टिंग से बोला जा रहा है, ये हमारी स्थानीय भाषा पे आधारित होनी चाहिए, यानी कि वर्निकुलर लैंग्वेज की बात की गई है। आपके प्रीवियस पेपर में ये टर्म दिखेगा तो ये आपके स्थानीय भाषा को दर्शाता है। और इसके अलावा जो हमारी हायर एजुकेशन है वो एंग्लो वर्निकुलर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी यहाँ पे स्थानीय भाषा है उसके साथ साथ कोई नई भाषा का इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पे की गई। इसके अलावा जो कॉलेज एजुकेशन है ये पूरे तरीके से कैसे होगी, ये इंग्लिश मीडियम की बात यहाँ पे की गई। साथ ही साथ इसी समय में, यानी कि जब ये वुड डिस्पैच आया इसी समय में 1857 में 3 यूनिवर्सिटी भारत में बनाई गई, जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी थी, जो कि कोलकाता, इसके अलावा बॉम्बे और मद्रास में ये बनाई गई। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भारतीय इतिहास को देख रहे हो, उसमें शिक्षा किस तरीके से आई और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को पूरा एक नेटवर्क बताया गया कि हम लोगों का एजुकेशन का नेटवर्क किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, जो कि स्थानीय भाषा पे आधारित होनी चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल यानी कि 10th तक की पढ़ाई, उसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि 12th तक की पढ़ाई, और उसके बाद कॉलेज एजुकेशन यहाँ पे दी जानी चाहिए। बट देखिए इस कमेटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पहली बार यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, यूनिवर्सिटी को इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, तो इस रिकमेंडेशन को इतनी ज्यादा स्वीकृति नहीं मिली, इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली, और इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज एजुकेशन की बात को ज्यादा डिटेल में नहीं बोला गया। अब देखिए जो वुड डिस्पैच आया, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई, तो इनके रिकमेंडेशन को ध्यान में रख के ये जो हंटर कमीशन आया यहाँ पे 1882 में, ये आपका किस पर बेस था, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बेस था आपका वुड डिस्पैच पे। वुड डिस्पैच के अंदर जो चीजें बोली गई उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और ये बोला गया कि जो आपने कॉलेज एजुकेशन देनी है उसमें क्या करना है, उसमें हायर एजुकेशन में 2 अलग अलग स्ट्रीम यहाँ पे बना दो। और ये जो 2 स्ट्रीम आप यहाँ पे बनाओगे, उसमें एक तो विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है वो तो ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कॉलेज करने के बाद सबको जॉब तो चाहिए होती है, और कुछ ना कुछ व्यवसाय जो है तुम लोगों को आना चाहिए। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बोली गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि यूनिवर्सिटी की बातें आई रही है, तो यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था यहाँ पे 1904 में, जिसमें यूनिवर्सिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने की बात की गई। तो देखिए ये एक आयोग नियुक्त हुआ था यहाँ पे कब, 1902 में, और उन्होंने एक कमेटी दी, यूनिवर्सिटी कमेटी, जो कि 1904 में हमें दी थी। इसमें यहाँ पे बोला गया कि जो हमारे विश्वविद्यालय है उनका पुनर्गठन हमारा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन आप दोगे वो किसके कंट्रोल में होगा, वो यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में यहाँ पे होगा, ताकि बच्चों को एक लिंक के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाए, यानी कि जो सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया जा रहा है उसका लिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ये 3 कमेटी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलिए इसके आगे के कॉन्सेप्ट को मैं कवर करती हूँ। अब हम इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी एक इंपॉर्टेंट कमीशन, जिसको आप यहाँ पे सेडलर कमीशन के नाम से जानते हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये 1917 में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं इस कमीशन को लाया गया था, और इस कमीशन के अंदर यहाँ पे बोला गया कि हमारी इंटरमीडिएट एग्जाम जो होंगे उसका हमें उच्च शिक्षा का क्या कर देना है, बंटवारा यहाँ पे कर देना है। जो आप लोग यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अभी आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये इसी कमीशन के अंदर से यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे बोला गया कि हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ पे बनाने। अब इंटरमीडिएट कॉलेज मतलब आप लोगों ने सुना होगा आपके पेरेंट्स से कि पहले के टाइम में 10th क्लास के बाद ही 11th 12th को कॉलेज बोला जाता था। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज जैसे कि कला यानी कि आर्ट एजुकेशन हो गया, विज्ञान साइंस एजुकेशन, चिकित्सा जो आपका मेडिकल साइंस हो गया, साथ ही साथ इंजीनियरिंग, इस तरीके से डिवीजन जो है वो शुरू हो गया था।
इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा बोर्ड का निर्माण, यानी कि जो आप यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे देखते हो, अलग अलग तरीके के बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, इनका निर्माण जो है यहाँ पे आपका शुरू हो गया था। तो सैडलर कमीशन के अंदर क्या बोला गया कि इंटरमीडिएट एग्जाम जो होंगे, उच्च शिक्षा का आप यहाँ पे बंटवारा करें, साथ ही साथ इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ पे बनाए गए, आर्ट एजुकेशन अलग हो गया, साइंस एजुकेशन अलग हो गया, मेडिकल साइंस अलग हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो डिवीजन है वो शुरू हो गया था। यहाँ पे शिक्षा बोर्ड का निर्माण भी किया गया। इसके अलावा अगर हम अगली कमेटी की बात करेंगे, जो है आपकी हार्डलॉक कमेटी, ये आई थी 1929 में, और इसके अंदर यहाँ पे बोला गया, क्योंकि अब देखिए एजुकेशन को बहुत रिफॉर्म करने के बाद बोली गई है हर कमेटी, हर कमीशन के अंदर, तो यहाँ पर आपका बोला गया कि हम लोगों को रिन्यू करना है किसको, हमें पोजीशन को रिन्यू करना है, किसकी पोजीशन को, एजुकेशन की, यानी कि शिक्षा की के स्तर को। अब एक बात बताइए, सारी जो कमेटी आप पढ़ रहे हैं ये कब पढ़ रहे हैं, ये आपका ब्रिटिश पीरियड के टाइम में पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम में हमारी एजुकेशन की जो पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं रिन्यू करने की बात बोली गई, और ये बोला गया कि जो मिडिल स्कूल होंगे उसका सबसे पहले तो आप क्या करिए, उसका जो करिकुलम है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसको क्या बनाइए, डाइवर्स बनाइए, विविध बनाइए। यानी कि आपको क्या करना है, एक ही तरीके की शिक्षा नहीं देनी, आपको डाइवर्स तरीके से करिकुलम सेट करना है, ताकि एजुकेशन की, शिक्षा के स्तर को ठीक किया जा सके। साथ ही साथ एंड ऑफ मिडिल स्टेज, यानी कि मिडिल स्टेज के एंड में स्पेशली बॉयज की यहाँ पे बात की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉयज यहाँ पे आप लिखेंगे कि बॉयज को क्या करना है, यहाँ पर यहाँ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल करियर, यानी कि उनके व्यावसायिक करियर के लिए उनको यहाँ पे तैयार करना है, उनको फ्यूचर गोल के लिए यहाँ पे तैयार करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें बोली गई थी हार्डलॉक कमेटी में, जो कि 1929 में यहाँ पे आया था। इसके अलावा अगला है सप्रू कमेटी। अब ये जो सप्रू कमेटी है ये यहाँ पे 1934 में आई थी। अब इस कमेटी को लाया क्यों गया था, इस कमेटी को इस वजह से लाया गया था कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है उसके अंदर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखा जा रहा था उस समय, यानी कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस कमेटी को यहाँ पे लाया गया था। और इस कमेटी के अंदर एक उद्देश्य यहाँ पे बताया गया, किसका, शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पे बताया गया कि शिक्षा का क्या उद्देश्य हो रहा है, कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए और डिग्री पाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, तो इससे बच्चा जो है प्रेशर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ सुझाव दिए गए कि उनका जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो डाइवर्स बनाना है, साथ ही साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण जो है बच्चे को देना है, यानी कि वोकेशनल चीजें बच्चे को करानी है, और जो डिग्री कोर्सेस होंगे वो कितने साल के होंगे, वो 3 साल के होंगे, ये यहाँ पे बताया गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी, और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसे यहाँ पे द अबॉट वुड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट को कब यहाँ पे लाया गया था, साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली गई थी, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये 1937 में यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था, और इसके अंदर जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, इस पे यहाँ पे चर्चा की गई थी। इसके अंदर किस तरीके का सजेशन, किस तरीके का सुझाव यहाँ पे दिया गया था, ये बोला गया कि ऐसे सभी संस्थान, ऐसे सभी इंस्टीट्यूट जो कि व्यावसायिक शिक्षा आपको देते हैं, उनका हमें पदानुक्रम करना है, उनकी हायरार्की देखनी है कि किस तरीके से उनका ग्रोथ हुआ है, और कहीं पर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखे तो हमें उस चीज को डील करना है। अब आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोर्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया गया कि यहाँ पर जो हम पॉलिटेक्निक नाम का कोर्स देखते हैं, ये यहाँ पर अस्तित्व में आया था इस रिपोर्ट के बाद। इसके साथ साथ हमारे जो उच्च विद्यालय हैं, इसके अंदर कृषि, यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर एरिया होता है, इसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे वोकेशनल एजुकेशन है, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसके समस्याओं का समाधान के लिए हम लोगों को इसकी हायरार्की, यानी कि इसके पदानुक्रम को यहाँ पे समझना है। पॉलिटेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ कृषि जो है, यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन को यहाँ पे उच्च विद्यालयों में यहाँ पे शामिल किया गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम जाकिर हुसैन कमेटी की बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों को एक वृद्धा स्कीम के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे बताया गया, और ये कब आया था, 1937 में ही आया गया।
और इसके अंदर जो आप अभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सुनते हो, आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंदर, वो एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो यहाँ पे जाकिर हुसैन कमेटी से ही स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर ये बोला गया कि हर बच्चे को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपको देनी है। कितने साल तक? 7 साल तक की बात यहाँ पे की गई थी। साथ ही साथ जो माध्यम होगा यहाँ पे पढ़ाने का, मीडियम होगा यहाँ पे एजुकेशन का, वो क्या रखना है? वो उनकी मातृभाषा रखनी है, उनकी मदर टंग रखनी है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों को मैनुअल और प्रोडक्टिव कार्य बच्चे को कराने, यानी कि ऐसे कार्य जो कि कुछ उत्पाद उनको दे, यानी कि कुछ प्रोडक्ट उनको यहाँ पे मिल सके। साथ ही साथ हमें बच्चों को कैसे बनाना है? सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि बच्चा अपने डिसीजन जो है खुद ले सके, खुद उनको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। इसके अलावा हम लोगों को जो एजुकेशन यहाँ पे देनी है वो किस तरीके से देनी है? यहाँ पे वर्क सेंट्रिक, जैसे आप बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, टीचर सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कार्य केंद्रित शिक्षा जो है वो देने की बात की गई। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इसके अंदर यहाँ पे 2 दिसंबर 1937 को 7 अलग अलग प्रोविजन लिए गए थे और 7 प्रोविजन में यही सब बातें बोली गई थी कि हमें वर्क एजुकेशन में ध्यान देना है, हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना है, यहाँ पे हम लोगों को बच्चों को यहाँ पे वर्क सेंट्रिक काम कराना है। इन सभी चीजों को यहाँ पे रखा गया। आई होप ये दोनों ये जो रिपोर्ट और कमेटी है ये आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं इसके आगे का कंटेंट आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ इस सेशन के लास्ट रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसे द सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1944 को आया था, यानी कि ये प्री इंडिपेंडेंस जो आप लोगों की स्कीम है उसमें लास्ट रिपोर्ट ये कहलाती है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई, इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण करने की बात की गई हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन को, जो कि आज तक भी इस चीज को अपनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि ये एक तरीके का पहला कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम था, यानी कि पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें हर लेवल को, इसके अंदर सारे ही स्टेजेस को यहाँ पे कवर किया गया। कवर ऑल स्टेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है ये कब से कब तक दी जाएगी? ये यहाँ पे 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को दी जाएगी, ये बोला गया। और इसके अंदर हमें बताया गया कि हम लोगों को सार्वभौमिक तरीके से, यानी कि यूनिवर्सल तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। साथ ही साथ कंपलसरी और फ्री एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड करनी है, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक एजुकेशन होगा, ये जैसे 6 से लेकर जो 11 साल के बच्चे होंगे वो जूनियर लेवल पे यहाँ पे कहलाएंगे, और जो 11 से लेकर 14 वर्ष के होंगे उन्हें यहाँ पे सीनियर लेवल में यहाँ पे रखा जाएगा। और जो आपका प्यूपिल टीचर रेशियो है, जो आप राइट टू एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, इसमें बताया गया कि यहाँ पर 30 बच्चों में एक शिक्षिका यहाँ पे उन्हें पढ़ाएगी, यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ पे बताया गया। तो ये पॉइंट आप इस तरीके से लिखिएगा कि ये एक स्टूडेंट टीचर रेशियो है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है? 30:1 का। और जो आपके सीनियर क्लासेस हैं उसमें 25 बच्चों में एक टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे। अब इसके अलावा और क्या बातें बोली गई? जो इनके हाई स्कूल होंगे वे आपके 2 टाइप के होंगे, जिसमें एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक तरीके से पढ़ाई जाएगी चीजें, और साथ ही साथ टेक्निकल यानी कि तकनीकी जो गुणवत्ता है बच्चों में वो लाने के लिए भी उस चीजों को भी अलग से यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। 2 टाइप की हायर एजुकेशन होगी। इसके साथ साथ जो शिक्षा का माध्यम होगा वो क्या होगा? उनकी मातृभाषा यानी कि उनके मदर टंग में चीजों को यहाँ पे पढ़ाने की बात बोली गई। साथ ही साथ जो डिग्री कोर्सेस होंगे वो कितने साल के होंगे? वो आपके 3 साल के होंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं की गई, यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोगों को बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, इसलिए फिजिकल एजुकेशन भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि शारीरिक विकास बच्चे का हो सके। साथ ही साथ क्योंकि टीचर्स की भी यहाँ बात की गई, देखिए अभी तक टीचर्स की इतनी डायरेक्ट बात यहाँ पे की नहीं गई थी, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशियो बताया गया है कि इतने बच्चों पे इतनी टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगी, तो कहीं ना कहीं सैलरी स्केल को भी इंप्रूव करने की बात यहाँ पे बोली गई। तो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे हो जाती है जिसके अंदर हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई। एक पहली स्कीम मानी गई ये जिसमें सारे स्टेजेस को कवर किया गया। यहाँ पे प्री प्राइमरी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जूनियर लेवल का, सीनियर लेवल का,
कितनी टीचर होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, हायर स्कूल को किस तरीके से डिवाइड किया गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, डिग्री कोर्सेज कितने साल के होने चाहिए, ये सभी चीजें यहाँ पे कवर की। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे स्वतंत्रता के पूर्व किस तरीके से हम लोगों की शिक्षा को लेके अलग अलग रिपोर्ट आई थी वो डिस्कस की प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। और अब मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आप लोगों को कंटेंट जो है क्लियर हुआ होगा। इसका जो अगला सेशन आप लोगों का आएगा उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो आप लोगों की कमेटी वगैरह आई थी उसको हम डिस्कस करेंगे, जो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अभी तक भी इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आज के सेशन में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर ये सेशन आपको क्लियर हुआ है तो क्लासेस आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। क्लासेस का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अगर आप चाहें तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि एनआईओएस के यूनिट्स को यहाँ पे कवर करती है, जो कि पेड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।